नमस्कार। आज है 9 नवंबर 2020 और 9 नवंबर 2020 तक के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेकर मैं हाजिर हूँ लवकुश कुमार। तो आइए, आपका स्वागत है द नॉलेज प्लेटफॉर्म पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक एवं CEO कौन बने हैं? हु बिकेम द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ ONGC विदेश लिमिटेड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, AK गुप्ता। AK गुप्ता जो हैं वो ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक यानी CEO बन गए हैं। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ONGC विदेश लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में AK गुप्ता को नियुक्त किया गया है। AK गुप्ता को घरेलू एवं विदेश के तेल एवं गैस अन्वेषण एवं उत्पादन कार्य के विभिन्न संस्थाओं का लगभग 3 दशकों का लंबा अनुभव है। ONGC की स्थापना की गई थी वर्ष 1965 में। ONGC का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्च पुस्तक टिल वी विन के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द लॉन्च बुक टिल वी विन? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। मतलब रणदीप गुलेरिया, चंद्रकांत लहरिया और गगनदीप कौंग तीनों लोगों ने संयुक्त रूप से ये पुस्तक लिखी है। आइए इसके बारे में एक तथ्य जान लेते हैं। एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया और चंद्रकांत लोहारिया एवं गगनदीप कांग द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक टिल वी विन को लॉन्च किया गया। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। इस पुस्तक में उन्होंने भारत में कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई एवं महामारी से निपटने के लिए किए गए कारगर प्रयासों पर प्रकाश डाला है। यह पुस्तक अपनी सांस्कृतिक और भाषाई विविधता के लिए जाने जाने वाले देश में जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच आंतरिक शक्ति और एकता से संबंधित है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रश्न 3, कितने वर्ष की उम्र में किताब हैप्पीनेस ऑल अराउंड लिखने वाली अभिजीत गुप्ता सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 7 वर्ष। 7 वर्ष की इतनी कम उम्र की सबसे कम उम्र की किताब लिखने वाली बन गई हैं कौन? अभिजीता गुप्ता। आइए इसके बारे में तथ्य जान लेते हैं। 7 साल की उम्र में किताब लिखने वाली अभिजीता गुप्ता बनी सबसे कम उम्र की लेखिका। अपने नाम दर्ज करवा चुकी हैं कई रिकॉर्ड्स। 7 साल की अभिजीता गुप्ता की एक किताब रिलीज हुई है। इस किताब का नाम हैप्पीनेस ऑल अराउंड है। इस किताब को लिखने के बाद वे सबसे कम उम्र की लेखिका बन गई हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 4, किस सरकार ने प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास करवाया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। हरियाणा सरकार ने प्राइवेट नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का विधेयक विधानसभा में पास करवाया। कहाँ? विधानसभा में। आइए इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। विधेयक का नाम क्या है? हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन विधेयक 2020। इस बिल में हरियाणा में 50,000 रुपये प्रति माह से कम वेतन वाली नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण देने का प्रावधान है। यह बिल राज्य एवं स्थित निजी कंपनियों, सोसाइटीज, ट्रस्ट और पार्टनरशिप फर्मों पर लागू होंगी। इस बिल पर राज्यपाल की मंजूरी मिलनी बाकी है, जिसके बाद यह कानून में तब्दील हो जाएगा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया। हरियाणा के CM मनोहर लाल खट्टर हैं और राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तमाल बंदोपाध्याय।
तमाल बंदोपाध्याय ने पेंडेमोनियम द ग्रेट इंडियन बैंकिंग ट्रेजेडी नामक पुस्तक लिखी है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। वो एक जर्नलिस्ट हैं। इस बुक का विमोचन 9 नवंबर 2020 यानी आज किया जाएगा। आरबीआई के 3 पूर्व गवर्नरों ने इस पुस्तक में कहा है कि बैंकों का एनपीए भारत की इकोनॉमी वृद्धि के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। आगे कहा कि अगर गवर्नमेंट ने जल्द ही इस मामले में ठोस कदम नहीं उठाए तो देश की इकोनॉमी पर बुरा असर पड़ सकता है। इस बुक में भारत की चुनौतियों और आर्थिक क्षमता के बारे में बताया गया है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। पाकिस्तान और रूस की सेना के बीच कौन सा संयुक्त अभ्यास किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द्रज़बा युद्धाभ्यास। तो आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। द्रज़बा युद्धाभ्यास का आयोजन रूस और पाकिस्तान के मध्य आयोजित किया जाता है। किसके बीच? रूस और पाकिस्तान। द्रज़बा 5 नामक इस युद्धाभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद विरोधी डोमेन में दोनों सेनाओं के अनुभवों को साझा करना है। ज्ञातव्य है कि पाकिस्तान और रूस की सेना के बीच पहला संयुक्त अभ्यास वर्ष 2016 में आयोजित किया गया था। इसके बाद से यह अभ्यास अब तक कुल 5 बार आयोजित किया जा चुका है। भारत और रूस के बीच इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत वर्ष 2003 में की गई थी। भारत और रूस के बीच कौन सा युद्धाभ्यास? इंद्र। तो इंद्र से याद रखेंगे युद्धाभ्यास जो था वो भारत और रूस के बीच किया जाता है, जिसकी शुरुआत 2003 में की गई थी। गरुड़ युद्धाभ्यास का आयोजन भारत और फ्रांस की सेना के बीच किया जाता है। कॉर्पेट यह भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला अभ्यास है। कॉर्पेट क्या है? भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला युद्धाभ्यास है। कॉर्पेट का पहला संस्करण 2018 में शुरू हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं के विशेष बलों ने बुल स्ट्राइक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अंडमान निकोबार। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। अंडमान और निकोबार कमांड ANC ने निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के टेरेसा आइलैंड में 3 दिवसीय ट्राई सर्विस कॉम्बैट एक्सरसाइज कोड नाम बुल स्ट्राइक का आयोजन किया। यह अभ्यास तीनों सेनाओं थल सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच अंतर कम करने और तालमेल पर ध्यान केंद्रित किया गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल विपिन रावत हैं। 6 भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ कौन? रामनाथ कोविंद, भारत के राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति जो होते हैं वो सेना के सर्वोच्च कमांडर कहलाते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न 8। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य के देहरादून में यह पहल शुरू की गई है। तो आइए इसके बारे में कुछ तथ्य जान लेते हैं। उत्तराखंड के देहरादून नगर निगम DMC ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से निपटने और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नामक से एक नई पहल की शुरुआत की है। इस पहल के तहत प्लास्टिक कचरे के बदले 5000 फेस मास्क वितरित किए जाएंगे। देहरादून के नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे अपने घर से प्लास्टिक कचरा लाकर और फेस मास्क प्राप्त कर और प्लास्टिक कचरे के खिलाफ जनता में जागरूकता पैदा करके और मास्क का महत्व बताने वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। तो पहले व्यक्ति कौन है? नगर आयुक्त विनय शंकर पांडे। उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? बेबी रानी मौर्य। और उत्तराखंड की राजधानियां देहरादून शीतकालीन, गैरसैंण ग्रीष्मकालीन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9।
राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 7 नवंबर। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष आयोजित किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न ये हो सकता है कि विश्व कैंसर दिवस ये किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया जाता है। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 7 नवंबर को भारत भर में आयोजित किया जाता है। यह दिवस का प्रथम वर्ष 2014 में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्थापित और आयोजित किया गया था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्वास्थ्य प्राथमिकता के प्रति लोगों को एकजुट और जागरूक करना है। विश्व कैंसर दिवस प्रतिवर्ष 4 फरवरी को आयोजित किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। हाल ही में चर्चित शब्द टारबॉल किससे संबंधित है? तो हाल ही में जो चर्चित शब्द टारबॉल है वो संबंधित है छोटे कार्बोनेशियस कण से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, छोटे कार्बोनेशियस कण। आइए इसके बारे में कुछ तथ्य देख लेते हैं। हाल ही में हिमालय तिब्बत पठार के एक अनुसंधान स्टेशन द्वारा एकत्र किए गए हवा के नमूनों के अध्ययन में पाया गया है कि हवा में मौजूद कणों में लगभग 28% कण टारबॉल है। कुछ लोग हिमालय तिब्बत पठार को तीसरा ध्रुव मानते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में उत्तर एवं दक्षिण ध्रुवों के बाहर हिमनद एवं हिम का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। उल्लेखनीय है कि जलवायु परिवर्तन एवं मानव प्रभाव के प्रति बेहद संवेदनशील ये ग्लेशियर पिछले 1 दशक में सिकुड़ते जा रहे हैं। टारबॉल प्रकाश अवशोषित करने वाले छोटे कार्बोनेशियस कण हैं जो बायोमास या जीवाश्म ईंधन के जलने के कारण निर्मित होते हैं और बर्फ की चादर पर जमा होते रहते हैं। टारबॉल का प्रतिशत प्रदूषण के उच्च स्तर के दिनों में बढ़ता जाता है, जिससे ग्लेशियर के पिघलने एवं वैश्विक तापन का अनुमान लगाया जा सकता है। सिंधु गंगा के मैदान में गेहूं की फसल के अवशेषों को जलाने से वातावरण में कार्बन क्लस्टर का निर्माण होता है, जिसे हिमालयी वातावरण तक पहुंचाने में वायु राशियां अहम भूमिका निभाती हैं। तो ये तो थे आज तक के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं उनका प्रस्तुतिकरण। तो आप देखने के लिए धन्यवाद और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। जय हिंद।